अपने गांव में पागलों की तरह सबसे कहती फिर रही थी कि मेरा बेटा तो जिला कलेक्टर बन गया, जिला कलेक्टर बन गया। लेकिन लोग उन्हें पागल समझते थे। इस गरीब और पागल महिला का बेटा जिला कलेक्टर कैसे बन सकता है? किसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन यह सच था कि उनका बेटा जिला कलेक्टर बन गया था। अहिल्या जी का बेटा शहर में ही रहता था। वह जब से कलेक्टर बना तब से एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि उसने शादी कर ली तब भी अपनी माँ से नहीं बताया। शादी करने के बाद एक दिन अपनी माँ को बताता है तब वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती हैं कि तुमने तो मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया। कलेक्टर साहब एक आलीशान बंगले में अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन उनके बंगले पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसने सर पर एक गठरी रख रखी थी। इस गठरी में बच्चों के खिलौने और कुछ कई साड़ियाँ भी थी। वह गेट पर खड़े गार्ड से बोलती हैं कि मुझे अंदर जाना है, तो गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोकता है और पूछता है कि आपका यहाँ क्या काम है और किससे मिलना चाहती हो। तो वह बूढ़ी औरत बताती है कि मैं तुम्हारे कलेक्टर साहब की माँ हूँ और मैं उन्हीं से मिलने के लिए गांव से यहाँ आई हूँ। इस बात को सुनकर गार्ड हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत ख़राब थी। उसने फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे और सिर पर एक गठरी रख रखी थी। उसको देखकर लगता था कि कोई भिखारी हो। गार्ड को बूढ़ी अम्मा को देखकर उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उसे छाया में बैठा देता है और अंदर जाकर उस बूढ़ी अम्मा के बारे में अपने साहब से बता देता है। अब जब उसके साहब यह बात सुनते हैं तो तुरंत बाहर आते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी बाहर आ जाती है। गेट के बाहर बैठी अपनी अम्मा को देखकर कलेक्टर साहब पहचानने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि देखिए, मैं आपको नहीं जानता हूँ, कौन हो आप और कहाँ किसके लिए आई हो। लेकिन उनकी माँ उन्हें देखते ही पहचान गई। वह समझ चुकी थी कि मेरा बेटा अब कामयाब हो चुका है, तो कामयाबी के गुरूर में मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। यह सब देखकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। कहती है कि ठीक है बेटा, मुझे माफ़ कर देना, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, शायद मेरा बेटा कोई और ही है, मुझे बुढ़ापे में सही से घर याद नहीं रहा। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा वापस लौटने लगती है तो उधर उसका बेटा भी अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चला जाता है। लेकिन बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने से पहले गार्ड को अपने पास बुलाती है और उससे एक चिट्ठी लिखने को बोलती है। गार्ड अम्मा के कहने पर चिट्ठी को लिख देता है। फिर वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि यह चिट्ठी अपने मालिक को ही दे देना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बरेली में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रोशन लाल होता है और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या देवी था। उनकी शादी को 10 से 15 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। वह लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी कोई बता दिया करता उसी डॉक्टर से अपना इलाज कराया करते थे, और जिस मंदिर जाने के लिए कोई बोल देता तो हर जगह जाकर अपनी संतान के लिए मिन्नतें किया करते थे। इसी आशा में कुछ समय और बीत गया और कुछ टाइम के बाद अहिल्या जी को पता चला कि वह प्रेग्नेंट हैं। यह खबर वह अपने पति रोशन लाल को भी सुनाती है। यह खबर सुनते ही रोशन लाल जी और उनकी पत्नी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। रोशन लाल लंबे समय से संतान न होने की चिंता में डूबे रहते थे और शराब भी पीने लगे थे। लेकिन जब खबर मिलती है कि उसके घर में भी बच्चे का जन्म होने वाला है तो वह खुशी के मारे और भी ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसकी पत्नी की डिलीवरी का समय भी करीब आ जाता है। लेकिन डिलीवरी का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था
तो रोशन लाल जी को भी पता चलता है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर खराब हो चुका है, जिस वजह से 2-3 महीने के अंदर अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज वह करा नहीं सकते थे। वह गरीब लोग थे, इतना ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं था। अब इस बीमारी के चलते हुए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अंदर ही अंदर घुट घुट कर रहने लगते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को इस बारे में भनक भी नहीं लगने देते। अब डिलीवरी का समय भी आ जाता है और रोशन लाल की पत्नी अहिल्या जी एक छोटे से बच्चे को जन्म देती हैं। लड़के की पैदाइश को लेकर घर में खुशी का माहौल बन जाता है। इधर रोशन लाल जी अपनी बीमारी को लेकर परेशान थे, लेकिन सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, मुझे एक औलाद तो नसीब हो गई है, इससे मेरा वंश तो चलता ही रहेगा। अब वह इस खुशी के अवसर पर और भी अधिक शराब का सेवन करने लगते हैं। अब शराब का अधिक सेवन करने से उसकी बीमारी अपनी और भी तेज़ रफ्तार पकड़ लेती है और इसी कारण एक दिन उनकी अचानक से मौत हो जाती है। अब घर दो माहौल में बदल जाता है, जिसमें एक खुशी का होता है तो दूसरी तरफ गम का माहौल बन जाता है। अहिल्या जी को एक बेटा नसीब हुआ था, लेकिन साथ ही साथ उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी। इस हादसे से अहिल्या जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अब उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। वह सोचने लगती हैं कि मैं अकेले अपने बेटे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब कुछ दिनों तक तो पास पड़ोस वाले भी उसकी खूब सहायता करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह लोग भी उनकी सहायता करने से पीछे हट जाते हैं। अहिल्या जी बिल्कुल अकेली रह गई थी। अपने बेटे के पालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। अब अहिल्या जी अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए लोगों को घरों में काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उसका पति एक दिहाड़ी मजदूर था। उसके पास खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं थी, सिर्फ गांव में ही एक छोटा सा घर था जो उन्हें विरासत में मिल गया था। अहिल्या जी ऐसे ही दूसरों के घरों में काम करके मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगती हैं। धीरे धीरे उनका लड़का बड़ा होता गया, जिसका नाम उसने अहम रखा। अहम अब स्कूल भी जाने लगता है, तो इधर उसकी माँ घरों में काम करके उसकी फीस को टाइम से जमा करा दिया करती थी। ऐसे ही इनकी ज़िंदगी के कुछ दिन बीतते गए। अहम अब कक्षा 10 में आ चुका था। एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल लेने के लिए गई थी कि तभी अहम रास्ते में अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम अब मुझे स्कूल से लेने के लिए मत आया करो, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे तुम्हें देखकर मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। कहते हैं कि तेरी माँ तो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है, तू तो एक नौकरानी का बेटा है। अहिल्या जी ने अपने बेटे का एडमिशन एक बड़े और अच्छे स्कूल में कराया था, और जिन घरों में वह काम करने के लिए जाया करती थी, उन घरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे और कहते थे कि तेरी माँ तो हमारे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आती है और तू एक नौकरानी का बेटा है जो बहुत गंदी रहती है। तू हमारे साथ मत बैठा कर, तुम गंदे लोग हो। अब अपने 14 वर्ष के बेटे के मुंह से इतनी अपमानजनक बात को सुनकर अहिल्या जी पहले तो बहुत गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन फिर वह सोचती हैं कि शायद बच्चे को भी यह बात बुरी लगी होगी, इसलिए यह मुझे भी ऐसा ही बोल रहा है। तो वह अपने बेटे से कहती हैं कि ठीक है बेटा, अब वैसे भी तू बहुत बड़ा हो गया है, अब तू खुद ही स्कूल आ सकता है और जा भी सकता है। धीरे धीरे उसकी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। पढ़ने लिखने में अहम बहुत ही तेज़ दिमाग का था।
उसके टीचर भी अहिल्या जी से अक्सर कहा करते थे कि आपका बेटा बहुत होनहार है, आगे बढ़कर यह जरूर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल कर लेगा। यह सब बातें सुनकर अहिल्या जी को भी लगने लगता है कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगा, और इसीलिए वह अक्सर अपने बेटे से कहती थी कि तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है। अहम भी अपनी माँ के इस सपने को साकार करने में लग जाता है। आगे की पढ़ाई को करने के लिए वह अपनी माँ से शहर जाने को बोलता है। वह कहता है कि माँ, मुझे अब शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, तो शहर में पढ़ाई के खर्चे के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। इस पर माँ कहती है कि बेटा, तू पैसों की फिक्र छोड़ दे। मैं आज 3 घरों में काम कर रही हूँ तो कल 5 घरों में काम कर लूँगी, लेकिन तुझे पैसे की तंगी नहीं आने दूँगी। बस तू जी जान और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना। इसके बाद अहम पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। अब माँ हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपये उसके खर्चे को भेज दिया करती थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह कोचिंग भी स्टार्ट कर देता है सरकारी नौकरी पाने के लिए, क्योंकि अहम बचपन से ही अपने घर की तंगी हाली स्थिति को देखते हुए बड़ा हुआ था, तो वह बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई पर फोकस करता है। भगवान की कृपा से एक दिन उसकी मेहनत रंग ले आती है और वह एक जिला कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनते ही वह सबसे पहले यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। अब इस खबर को सुनने के बाद उसकी माँ अहिल्या जी बहुत ही खुश हो जाती हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। पूरे मोहल्ले में वह बता देती हैं कि मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वह सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया बुढ़ापे में पागल हो गई है और इसी कारण अनाप शनाप बातें बोल रही है। इसका बेटा तो 2-3 सालों से इसे छोड़कर शहर भाग गया था, और कहाँ यह काम वाली इसका बेटा भी भला कलेक्टर बन सकता है। लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अहिल्या जी को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनका बेटा कलेक्टर बन चुका है। अब कुछ समय बाद अहम अपनी ट्रेनिंग पर जाता है, तो ट्रेनिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह अपनी माँ को बिना बताए उस लड़की से शादी भी कर लेता है। अब जब अहम को उससे प्यार हुआ था तो वह दोनों खूब बातें भी किया करते थे, लेकिन अहम ने उसने अपनी फैमिली के बारे में, अपनी बूढ़ी माँ के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया था। उसने लड़की से बोल रखा था कि मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग भी हो जाती है। अब शादी तो वह पहले ही कर चुका था। फिर एक दिन वह यह बात अपनी माँ से भी बता देता है, तो यह बात सुनते ही उसकी माँ रोने लगती है, क्योंकि अहिल्या जी ने अपने बेटे के लिए शादी के सपने सजाए थे और उनके बेटे ने उनके सपने को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद वह काफ़ी सारी बातें करते हैं। अहम अपनी माँ से बताता है कि माँ, मैं यहीं शहर में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे रहने के लिए एक बड़ा आलीशान बंगला भी मिला हुआ है। मैं अपनी पत्नी के साथ यहीं हंसी खुशी रहता हूँ। वह अपनी माँ को अपना एड्रेस भी बता देता है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू मुझे यहाँ से लेने के लिए कब आएगा? कम से कम मुझसे मिलने के लिए तो आ ही जाओ। मेरी बहू से मुझे कब मिलाएगा? बहू को तो एक बार मुझे दिखा ही दे। लेकिन अहम सभी बातों को घुमा फिरा कर टाल देता है। बोलता था कि माँ, समय आने पर मैं आपको घर ले जाऊंगा और तुम्हारी बहू से भी मुलाकात कराऊंगा। इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं। अहम फिर एक दिन अपनी माँ को फ़ोन करके खबर देता है कि माँ, मुबारक हो, तुम दादी बन गई हो। तुम्हारी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है।
अब इस बात को सुनकर बूढ़ी अम्मा के अरमान और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी बहू को भी नहीं देखा था और अब उन्हें एक पोते की खुशी भी नसीब हो चुकी थी। यही सब बातें सोच सोचकर अहिल्या जी की बेचैनी बढ़ने लगती है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वह फिर एक बार अपने बेटे से पूछती हैं कि बेटा तू मुझे लेने कब आएगा? यहाँ सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई है और पागल हो गई है, जो फालतू सभी से कहती रहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। अगर वह इतना ही बड़ा कलेक्टर होता तो इसको न जाने कब का यहाँ से अपने साथ ले गया होता, लेकिन इस पागल को कौन समझाए। लेकिन अहम फिर से बात को टाल देता है, कहता है कि समय आने पर मैं सबके मुंह को अपने आप बंद करा दूंगा। वह दादी बन चुकी थी और दादी बनने की खुशी उसे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अहिल्या जी के पास कुछ पैसे इकट्ठे थे। वो उन पैसों को लेकर खुद ही अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जो एड्रेस उसके बेटे ने बताया था वह उसे याद था। पहले तो वह मार्केट से अपनी बहू को देने के लिए साड़ी खरीदती है और पोते के लिए खिलौने खरीदती है, साथ में कुछ मिठाइयाँ भी ले लेती है। सभी सामान की एक गठरी बनाकर अपने सिर पर रख लेती है। उसके बाद ट्रेन पकड़कर उसी शहर में पहुंच जाती हैं जो शहर उसके बेटे ने बता रखा था। अब उसे अपने बेटे के घर को ढूंढने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे अपने बेटे का नाम पता था, वह कलेक्टर भी था, इसलिए वह रिक्शे वाले से कहती है कि मुझे अहम कलेक्टर साहब के घर जाना है, मुझे कलेक्टर साहब के घर ले चलो। वह रिक्शे वाले को एरिया बताती है और कहती है कि मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ। पहले तो रिक्शा वाला भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि बुढ़िया बहुत ही गरीब थी और एक कलेक्टर की माँ भला ऐसी हालत में हो सकती है। लेकिन वह फिर भी कलेक्टर साहब के घर उन्हें छोड़ दे देता है। कहता है कि अम्मा अब उतर जाइए, यह उन्हीं कलेक्टर का घर है जिनका आप नाम बता रही हैं, जिनसे आप मिलना चाहती हैं। उनका नाम भी यहाँ बाहर दीवार प्लेट पर लिखा हुआ है। अब अहिल्या जी जैसे ही गेट के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं तो बाहर खड़ा गार्ड उन्हें रोक लेता है, बोलता है कि अम्मा अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो, आपको यहाँ किससे मिलना है? तो अहिल्या जी कहती हैं कि मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, मैं उनकी माँ हूँ, तुम उनसे जाकर कहो कि उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई है। पहले तो गार्ड को भी यकीन नहीं आता, लेकिन वह सोचता है कि हो भी सकता है कि शायद यह उनकी माँ ही हो। तो गार्ड घर के अंदर जाता है। शाम का समय था, दोनों पति पत्नी एक साथ ही बैठे हुए थे। तो गार्ड कहता है कि साहब बाहर एक बूढ़ी औरत आई हुई है, वह आपको अपना बेटा बता रही है और आपसे अभी मिलना चाहती है। अब इस बात को सुनने के बाद अहम की पत्नी कहती है कि आपने तो मुझे बताया था कि आप अनाथ हो और आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर यह तुम्हारी माँ कहाँ से चली आई? तो अहम कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, आओ चलकर देखते हैं कौन आया है। अब दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं तो अहम की पत्नी वहीं खड़ी हुई अहिल्या जी अपने बेटे को देखते ही खुश हो जाती है। कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ, तुझसे मिलने का सब्र नहीं हो सका, इसलिए मैं खुद ही मिलने के लिए आ गई। तभी अहम कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, तुम अपने बेटे को कहीं और जाकर ढूंढो। अब यह बात सुनकर अहिल्या जी चौंक जाती हैं, लेकिन अपने बेटे को अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा अब कामयाब इंसान बन चुका है, तो अब मेरी कोई अहमियत नहीं समझ रहा है, मुझसे मिलना ही नहीं चाहता है। अब उसके बाद वह अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हो गई है, उम्र का तकाजा है, बुढ़ापे में आंखें कमज़ोर होने की वजह से मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ। अब अहम अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है।
अहिल्या गार्ड को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो? तो गार्ड कहता है, ठीक है अम्मा, मैं लिख दूंगा, बताइए क्या लिखूं चिट्ठी में। तो वह उससे एक चिट्ठी लिखवाती है और कहती है कि जब मेरा बेटा बाहर आए तो उन्हें चुपके से यह चिट्ठी दे देना, और अगर मेरे बारे में कुछ पूछेगा तो बोल देना कि माँ जहाँ से आई थी वहीं चली गई है। अब गार्ड चिट्ठी को लिखकर अपने पास रख लेता है, लेकिन गार्ड भी अंदर अंदर बहुत परेशान और हैरान रह जाता है कि आखिर इस महिला ने चिट्ठी में ऐसी ऐसी बातें क्यों लिखवाई हैं, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा ने जो बातें उस चिट्ठी में लिखवाई थी तो उन्हें लिखने के बाद गार्ड भी बहुत हैरान परेशान रह जाता है। तभी कुछ देर बाद कलेक्टर साहब बाहर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं कि मेरी माँ कहाँ चली गई है। तो गार्ड उन्हें चिट्ठी देते हुए कहता है कि आपकी माँ वहीं चली गई हैं जहाँ से वह आई थी। अब अहम उस चिट्ठी को अपने जेब में रख लेता है और घर के अंदर चला जाता है। वह घर में किसी काम में व्यस्त हो जाता है और चिट्ठी को पढ़ना भूल जाता है। रात में उन कपड़ों को भी चेंज करके नाइट ड्रेस पहन लेता है। अब अहम की पत्नी उन कपड़ों को उठाकर रख ही रही थी कि तभी वो चिट्ठी जेब से निकलकर नीचे गिर जाती है। अहम के सामने ही वह चिट्ठी नीचे गिरती है तो अहम को भी याद आता है कि यह तो माँ की चिट्ठी है जो मैं पढ़ना ही भूल गया हूँ। चिट्ठी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अहम की पत्नी चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़ने के बाद अहम की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर तुम इतने पढ़े लिखे इंसान हो, इतनी घटिया हरकत अपनी माँ के साथ कैसे कर सकते हो? एक वो माँ जिसने तुम्हें अपनी कठिनाइयों के बीच इतना पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, और आज तुमने इस सब का यह सिला दिया कि उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। यह बात सुनकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने शुरुआत में तुम्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन यही सच्चाई है। वो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाला है और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, लेकिन जब यह आज मेरे सामने अचानक से आ गई तो मैं घबरा गया था कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए, इसलिए मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती है, बुझाती है कि यह गलत बात है, तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है। पत्नी के समझाने पर अहम बहुत ही भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह सोचने लगता है कि मैंने जो भी आज तक अपनी माँ के साथ भेदभाव किया है वह बहुत गलत किया। वह फैसला करता है कि सुबह ही अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गांव जाएगा, अपनी माँ से माफ़ी मांगकर उन्हें भी अपने साथ घर लेकर आएगा। अहिल्या जी ने उस चिट्ठी में लिखवाया था कि बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि एक दिन तू मुझे ही भूल जाएगा और पहचानने से भी इनकार करेगा, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब बहुत बड़े इंसान हो चुके हो और तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अपना एक परिवार है, तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और दुआ करती हूँ कि आगे चलकर तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने से इनकार न करे। यह सब बातें उस चिट्ठी में लिखी हुई थी। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर उसी गांव में पहुंचते हैं जहां उनकी माँ रहती थी। उसके बाद अहम अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उसकी पत्नी भी अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए उनसे माफ़ी मांगती है। अपने पति की नादानी को लेकर कहती है कि माँ, यह जो कुछ भी हुआ है यह सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब आज आप अचानक से इनके सामने आई तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया था।
लेकिन पूरी रात ये यही सब बातें सोच सोच कर रोते रहे। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। इसके बाद माँ की भी ममता जाग जाती है। वह अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं और अपने पोते को गोद में उठा लेती हैं और इसके बाद पूरे मोहल्ले में कहती हैं कि देखो, आज मेरा बेटा वापस मुझे लेने के लिए आ गया है, जो कि एक कलेक्टर भी बन गया है। अब यह सब देखकर सभी मोहल्ले वाले चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया सच ही कहा करती थी कि इसका बेटा तो एक जिला कलेक्टर है। अब इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी माँ को अपने साथ लेकर शहर आ जाते हैं और अपने घर में ही उन्हें अपने साथ बहुत अच्छे से रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। उनकी पत्नी भी अहिल्या जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती हैं और अहिल्या जी पूरे दिन अपने पोते के साथ खेलते हुए खुश रहा करती थी। अब अहिल्या जी के ठाठ ही हो गए थे, आगे पीछे नौकर चाकर लगे रहते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात एक महिला से होती है जो एक सेवा संस्थान से जुड़ी हुई थी। वह महिला अहिल्या जी से भी कहती हैं कि आप भी इस संस्थान से जुड़ जाइए। तब अहिल्या जी यह बात अपने बेटे से कहती हैं। बेटा उन्हें मना नहीं करता है और वह खुद अपनी माँ को संस्थान में ले जाया करता था और जितना हो पाता लोगों की सेवा किया करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक अनाथाश्रम और एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया, जिसमें छोटे छोटे अनाथ बच्चे और बूढ़े माता पिता अपने बच्चों के सताए हुए रहते थे। तो दोस्तों, अहिल्या जी ने अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।